हेलो फ्यूचर एटियंस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना गॉस लॉ के ऊपर अपना इलस्ट्रेशंस। और इलस्ट्रेशन ले रहे हैं हम 2.8। आपको पता है मैं किस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है। और सिंगेज है, उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो आप देख लेना, ठीक है। और मैं भी टाइटल में या कहीं पर भी सिंगेज वर्ड यूज नहीं करूँगा, ठीक है। सिर्फ बस आप समझ जाना, ठीक है। इससे मुझे रीच तो कम मिलेगी, लेकिन फिर भी ठीक है यार। आप लोग अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। अगर आप इस वीडियो को देख के चले गए फिर बाद में नहीं मिलेगा आपको ऐसा कंटेंट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है S1 and S2 are two hollow concentric sphere conducting charge Q and 2Q respectively as shown in figure. What is the ratio of electric flux through S1 and S2। ठीक है, तो एक हॉलो स्फीयर ये है, ये वाला, ये है। इसके अंदर एक चार्ज Q है। और एक हॉलो स्फीयर ये वाला है, जिसके अंदर चार्ज कितना है, 2Q+Q। तो टोटल चार्ज बड़े वाले स्फीयर के अंदर कितना है, 2Q। और एक ये वाला Q। ठीक है, कितना चार्ज है बड़े स्फीयर के अंदर, S2 के अंदर, 3Q। ठीक है। तो फ्लक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, सी बोल देता हूँ, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड जैसे ये है ना, पूरा क्लोज्ड सरफेस, ये पूरा क्लोज्ड सरफेस है ना। ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूँ फ्लक्स थ्रू S1 मतलब 1, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये होता है Q इनसाइड, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर फ्लक्स जो होता है वो होता है आपका कि उस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो यहां से आपका फ्लक्स हो जाएगा, S1 के लिए नहीं, S1 के लिए कर रहे हैं हम, S1 के लिए कर रहे हैं, S1 के लिए फ्लक्स हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही फाई टू निकालोगे आपका, फाई टू हो जाएगा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब S2 के लिए कितना चार्ज अंदर है, S2 के अंदर कितना चार्ज है, ये एक तो ये Q भी अंदर आ रहा है और 2Q भी अंदर आ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना है, 3Q। तो ये हो जाएगा आपका 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। तो पूछा है कि रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, तो 5 1 अपॉन 5 2 पूछा है। 5 1 अपॉन 5 2 पूछेंगे तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इधर 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/3। ओके। तो 1 वाला आपका हो गया ही, 1 हो गया। अब 2 देखते हैं। हाउ विल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 चेंज if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air। तो अभी क्या था, S1 के अंदर क्या था आपका, एयर था। जैसे मैं S1 बना देता हूँ, जैसे ये S1 है। तो वेट, तो ये S1 है आपका, ठीक है। तो S1 के अंदर अब ये येलो येलोइश जो ये चीज़ है, अब ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। S1 के अंदर ये येलोइश चीज़ क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। और इसके अंदर जो चार्ज रखा है आपका, ये क्या है आपका, Q, सॉरी कैपिटल Q, शिट। ठीक है। तो वैसे अगर गॉस लॉ का जो फॉर्मूला है, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, फाइव इक्वल टू होता है, फाइव इक्वल टू होता है आपका ई क्रॉस, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस, जैसे ये क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस के लिए किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स वो होता है ई डॉट डी ए, ये होता है ना।
किसी क्लोज्ड सरफेस से, ये यहाँ पर जो ये ऐसे दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड सरफेस को शो कर रहा है कि इंटीग्रेशन कर रहे हो आप किसी क्लोज्ड सरफेस से, ठीक है। तो किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स ई डॉट डी ए करेंगे हम, तो ये आता है आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एयर वाले केस में था आपका, एयर वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता नहीं है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता नहीं है, तो ये इतना ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही आएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा आपका फॉर एयर, मतलब शुरुआत में कुछ भी मीडियम नहीं था, तो फॉर एयर आपका फाइव हो जाएगा, फाइव वन ही आएगा, जो कि हो जाएगा आपका ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमने इसके अंदर ये मीडियम रख दिया है, मतलब पहला एयर वाला केस था, ये एयर वाला केस था, ठीक है। तो वेट थोड़ा सा ऐसे बना देता हूँ मैं। हाँ, तो जो ये वाला केस है, ये एयर वाला केस है, ये एयर वाला केस है, ठीक है। मतलब क्यू के अंदर, ये क्यू के अंदर यहाँ पर मतलब इस एस वन के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, इस एस वन के अंदर कोई भी मीडियम नहीं है, मीडियम है लेकिन वो क्या है, एयर भरा हुआ है, एयर। तो एयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लो ई आता है, और ई डी ए करेंगे तो वो उस ई डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे, वो आएगा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये कैपिटल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब हमने इसके अंदर कुछ मीडियम फिल कर दिया, ठीक है। मीडियम क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, के, ठीक है। तो अब जो इसका फाई हो जाएगा, फाई प्राइम बोल रहा हूँ, फाई वन प्राइम, मतलब वन के अंदर, जैसे ये फाई वन था, ये फाई वन था, अब ये फाई वन प्राइम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो फाई वन प्राइम हो जाएगा आपका क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर प्राइम, अब चेंज हो गया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो जाएगा, डॉट डी ए इक्वल टू, हाँ इस तरह से, ठीक है। ये आप यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे, यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे कि ये क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट कर दो, कि चेंज ही नहीं होगा, फिर तो ये चेंज ही नहीं होगा ना क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो किस तरह से आप करते हैं इसको। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका, ई प्राइम होता है आपका ई अपॉन एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन के, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूज करेंगे तो आपका फ्लक्स हो जाएगा, फाइव वन प्राइम हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए, और ये वन अपॉन के बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपने देखा था कि ये इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू जो थी वो की थी, कितनी थी, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगी आपकी फिर से वन अपॉन के, क्यू इनसाइड मतलब क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा आपका क्यू अपॉन के की वैल्यू कितनी थी, फाइव एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मतलब अब ये है कि इसके अंदर कोई मीडियम रखने से, इसके अंदर कोई मीडियम रखने से इससे जो फ्लक्स आ रहा था वो फाइव टाइम्स लेस आएगा, मतलब मीडियम इसके फ्लक्स को रोक देगा, ठीक है। जैसे एयर में फ्लक्स कितना आ रहा था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अब इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन फाइव एप्सिलॉन, मतलब फाइव टाइम्स इसका फ्लक्स कम हो गया, रिड्यूस हो गया। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि a cube of side L has a one corner at the origin of the coordinates and extends along the positive x, y and z direction. Suppose that the electric field in the region is given by E a plus b by j cap, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आपका j डायरेक्शन में, मतलब y डायरेक्शन में, और किस तरह से चेंज हो रहा है, a कांस्टेंट है यहाँ पर, b इंटू वाई, वाई के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका चेंज हो रहा है, मतलब जैसे जैसे y की तरफ जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। Determine the charge inside the cube. A and B are some constant. Okay. तो ये क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो ये एक क्यूब है, ओके। तो ये क्यूब है, ठीक है, ये रहा। और इसकी ये पीछे वाली जो है ये एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये जी एक्सिस है।
तो इस क्यूब का एक जो कॉर्नर है वो क्या है, इसके ओरिजिन पर रखा है और इस तरह से रखा है। अब और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरह से वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इस तरह से वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ई का वैल्यू कितना है आपका, ई का वैल्यू है आपका ई वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी वाई वाई कैप। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, तो हमें क्या करना है, अब हमें इसका फ्लक्स निकालना है। अब एक चीज बताइए मुझे, एक चीज बताइए कि ए बी सी डी, बी सी एफ जी, ए डी ई एच एंड ई एफ जी एच, इनसे फ्लक्स जो निकलने वाला फ्लक्स होगा फाई, वो कितना होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होगा, इनका जो सरफेस एरिया होगा, जैसे ये वाला ले रहे हैं, ये वाला ले रहे हैं। अब इसका जो सरफेस एरिया होगा उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे। एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे, ये होगा ना एरिया वेक्टर, इस तरह से। तो एरिया वेक्टर इसका ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है इस जगह पर, वाई डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, वाई डायरेक्शन में, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो वेक्टर और ई वेक्टर और ए के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो ऐसा सारे ही केस में होगा, यानी कि इस वाले ये जो ए बी सी डी होगा, इसका एरिया वेक्टर जी डायरेक्शन में होगा। और डी ई एच ए, इसका एरिया वेक्टर माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। और पीछे वाला ई जी एफ ई, इसका किधर होगा, नेगेटिव जी डायरेक्शन होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो सबके लिए, इन सारे चारों के लिए, मतलब जितने भी साइड कॉर्नर वाले जो भी सरफेसेस हैं, उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर के। इसलिए इसलिए ई डॉट डी ए क्या होगा, जीरो। इसका मतलब ये है कि फाई कितना होगा, जीरो। मतलब इन चारों साइड से फ्लक्स निकलने वाला कितना होगा, जीरो। ओके, अब देख लेते हैं। अब दो बचे आपके, एक ये बचा आपका ई डी सी एफ, और एक ये बचा आपका ए एच जी एच, इस तरह से ये। तो इसके लिए मान लो मैं निकाल रहा हूँ अभी ए एच, ए एच जी बी। तो इसका एरिया वेक्टर कितना होगा भाई, पहले तो ये बताओ। इसका एरिया वेक्टर होगा आपका, अब इसकी साइड एल है तो एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर। लेकिन डायरेक्शन किधर होगी इसकी, तो डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं ऐसे। तो इसकी डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की मान लो ये पॉइंट बीच का यहाँ पर है, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरह से। ठीक है, डायरेक्शन कैसी होगी, इस तरह से, एरिया वेक्टर की। या डी ए बोल देता हूँ, छोटा सा एरिया। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, ओके। अब आप देखोगे तो किधर है, ये माइनस वाई डायरेक्शन में। ठीक है, माइनस वाई डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई कैप। ठीक है, अब ऐसे ही इसका फ्लक्स निकाल लेंगे हम। तो फ्लक्स कितना आएगा आपका, सिंपल कर देते हैं ई डॉट डी ए। क्योंकि देखो यहाँ पर देखोगे आप, सब जगह सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एंगल बना रहा होगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं ई डॉट डी ए। तो पहले तो ये देख लो आपका यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, इस वाले सरफेस वाले पॉइंट पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई इक्वल टू, यहाँ आपका होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि ये इस वाले सरफेस पे आ जहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, जीरो। y तो एस एक्सिस में जा रहा है ना, तो y की वैल्यू ओरिजिन को टच करने वाले इस सरफेस पर y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। इस पूरे रीजन में y की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो आपका ई वेक्टर हो जाएगा ए वाई कैप। तो फ्लक्स आएगा इससे फाइव वन बोल दे रहा हूँ मैं, इसका फ्लक्स आएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए करेंगे जो भी करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका ई इंटू ई एल स्क्वायर, मतलब एल, सॉरी, ए वाई कैप डॉट
एल स्क्वायर या माइनस एल स्क्वायर वाई कैप, तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए एन स्क्वायर, इस तरह से। ओके, अब देखते हैं हम ऊपर वाले सरफेस की वजह से ये वाला सरफेस। तो डी सी एफ ए डी, डी ई एफ सी, डी ई डी ई एफ सी डी, इस वाले सरफेस से देखेंगे तो एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा इसका। तो एरिया वेक्टर फिर से एल स्क्वायर, लेकिन एरिया वेक्टर इस जगह पर कितना हो जाएगा इसका, जैसे यहाँ पर देखोगे आप मिडल में यहाँ पर एक एरिया वेक्टर कैसे हो जाएगा, ऐसे बाहर। तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा इसका। तो डी ए वेक्टर मान लो इसको, डी छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, प्लस वाई डायरेक्शन, इस तरह से। एंड उस पॉइंट पे, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका ए प्लस बी वाई, है ना, ए प्लस बी वाई कैप। तो ए प्लस बी, वाई की वैल्यू कितनी है इस सरफेस पे, वाई की वैल्यू इस सरफेस पे एल, ये लेंथ एल हो जाएगी ना, ठीक है, वो वाई कैप। तो ए प्लस बी एल, ए प्लस बी एल वाई कैप। ओके, तो यहाँ से आप देखोगे आपका फ्लक्स आ जाएगा, मान लो फाई टू इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो ये आ जाएगा आपका एल स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू ए प्लस बी एल वाई कैप इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल स्क्वायर वाई कैप। तो फाई टू हो जाएगा आपका ए प्लस बी एल इंटू एल स्क्वायर। ओके, और क्वेश्चन में पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन द चार्ज इनसाइड द क्यूब। तो पहली बात तो इससे फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई टोटल कितना हो जाएगा इसका, फाई टोटल हो जाएगा इसका फाई वन प्लस फाई टू, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो फाई वन हो जाएगा माइनस ए एल स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा आपका ए एल स्क्वायर प्लस बी एल क्यूब, ठीक है, फाई टू की वैल्यू है। अब माइनस ए एल स्क्वायर से प्लस ए एल स्क्वायर कट जाएगा, तो फाइव बचेगा आपका, फाइव टोटल बचेगा आपका बी एल क्यूब। तो फाइव टोटल मतलब किसी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, बी एल क्यूब। तो हमने पढ़ा है कि फाइव इनसाइड मतलब किसी सरफेस के अंदर फाइव टोटल जो होता है वो होता है आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये है कि Q इनसाइड कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट इंटू फाइव, मतलब फाइव टोटल। तो ये हो जाएगा आपका Q इनसाइड इक्वल टू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बी ए क्यू। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम इसके बाद। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका इलस्ट्रेशन 2.10। तो वो बोल रहा है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ए बाई टू फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एज सोन इन फिगर, फिगर नहीं बनाया मैंने। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर, ठीक है। तो बनाते हैं, तो कुछ इस तरह से सीन है। तो इस तरह से आपका ये एक चार्ज क्यू, ये चार्ज कितना है क्यू। तो क्यूब किस तरह से रखा है, एक ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। तो क्यूब का ये एक स्क्वायर है, ये वाला पार्ट। तो इसके सेंटर से ए बाई टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ए बाई टू डिस्टेंस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चार्ज रखा है क्यूब। और ये कितनी दूरी है, ए बाई टू। तो ये बताओ कि अगर इस क्यूब से है ए बाई टू, तो सारे क्यूब से भी तो ए बाई टू होगी ना, अगर इसकी साइड ए है तो इसकी साइड कितनी है, ये ए। अगर ये साइड ए है तो सारे क्यूब से ही ये कितनी डिस्टेंस पे होगी, ए बाई टू, ए बाई टू, ए बाई टू। पीछे वाला भी जो होगा वो भी ए बाई टू होगा, और ये आगे वाला सरफेस होगा वो उससे भी ए बाई टू होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो मतलब ये है कि जो क्यू क्यू पॉइंट है वो सारे जो सरफेसेस है ना, ये वाले स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर, इन सब से सिमेट्रिकली सेम डिस्टेंस पर होगी। ओके, तो अगर हम इस टोटल
सरफेस का फ्लक्स निकाल लें और उस फ्लक्स को कितनी साइड है ये, एक, दो, तीन, चार, एक पीछे वाली और एक आगे वाली, तो छह साइड है, छह साइड का डिवाइड कर देंगे तो हम एक साइड का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो वही पूछा है एक साइड का फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब टोटल जो टोटल जो सरफेस है, ये पूरा सरफेस है, ये क्यूब का सरफेस है ये वाला, ये सब मिला के सारी साइड्स को मिला के ये टोटल सरफेस है, उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड कितना है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं इसको मान लो ए बी सी डी साइड बोल रहा हूँ, तो ए बी सी डी ई साइड से, सॉरी ई कहाँ से आ गए, ए साइड से निकलने वाला फ्लक्स फाइव वन हो जाएगा आपका, क्योंकि ये साइड सिमेट्रिकली है, सिमेट्रिकली है, सारी साइड ही सिमेट्रिकली है क्यू से, सारी साइड से ही ए बाई टू डिस्टेंस दूर होगा, तो मतलब ये एक ऐसे समझो क्यूब के सेंटर पर रखा है चार्ज क्यू, ठीक है। क्यू चाहे कहाँ है, इसके सेंटर पर है। तो जो फ्लक्स इससे निकल रहा होगा, फ्लक्स ऐसे निकल रहा होगा बाहर, वो सिमेट्रिकली सारी साइड से निकल रहा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो जो फ्लक्स ये इतना आ रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सारी साइड से सेम अमाउंट में बाहर निकल रहा होगा। इसका मतलब एक साइड से फ्लक्स कितना जाएगा, वो जाएगा 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो सारी साइड सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स को बांट लेंगी और इस तरह से आपका फ्लक्स निकल जाएगा। ओके, आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। दूसरा इसका मेथड ये है, सेकंड मेथड ये है आपका, दूसरा मेथड वो है जैसे फाइव को हम ऐसे करते हैं ना, फाइव इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो फाइव वन निकाल रहे हैं, मान लो ए बी सी डी से, ए बी सी डी ए से निकालेंगे तो फाइव वन हो जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इसका इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन होगा, वो होगा आपका यही ए बी सी डी ए वाले सरफेस का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई डॉट डी ए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए करेंगे जैसे यहाँ पर एक छोटा सा डी ए ले लिया, इसके सरफेस पर छोटा सा डी ए ले लिया और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास करेंगे, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डी ए ऐसे होगा, डी ए ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, डी ए ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास होगा और इसके बीच एंगल यहाँ पर थीटा है तो ये इस तरह से थीटा एंगल बनाएगा, तो ई डॉट डी ए करेंगे, उसका पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। थीटा थीटा चेंज हो रहा होगा तो पूरे सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे और उसकी वैल्यू जो आएगी वो इतनी ही आएगी। आप ये ट्राई कर सकते हो, ये वाला मेथड आप ट्राई करना, ठीक है। ओके, ओके देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इलस्ट्रेशन 2.11 इन द फिगर ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डेल्टा टेंस टू जीरो नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ एज वन। तो जैसे यहाँ पर देख रहे हो ये क्यूब है पूरा, ये क्यूब है पूरा, तो इस क्यूब के एक जो कॉर्नर है उसके जस्ट पास में, मतलब डेल्टा टेंस टू जीरो, तो इस क्यूब के जस्ट मतलब इस कॉर्नर के जस्ट मतलब जैसे ए पॉइंट है कॉर्नर वाला, तो इससे जस्ट एबव समझ लो, मतलब उसके पास में ही समझ लो एक चार्ज रखा है क्यूब, या इसके सरफेस पे मान लो एक चार्ज रखा है क्यूब, सरफेस नहीं सॉरी पॉइंट पे मान लो, जो ये कट वाला पॉइंट है इस पर ही मान लो चार्ज रखा है क्यूब, क्योंकि डेल्टा टेंस टू जीरो है इसी के पास रखा है, ठीक है, इस तरह से चार्ज रखा है क्यूब। तो बोल रहा है कि ऑन द लाइन, मतलब चार्ज रखा है नियर वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ ए क्यू ऑफ एज वन, एज वन, ठीक है। और ये एल है, वो एज है क्या है, एच एल है क्या, एच एल पता नहीं, जो भी है ठीक है, देखते हैं। तो पूछा है कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द फेसेस कंटेनिंग द पॉइंट ए, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अदर थ्री सरफेसेस, ठीक है। तो जैसे ए पॉइंट यहाँ पर चार्ज रखा है,
तो इससे जुड़ने वाला जो 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 क्या बोलते हैं, जो फेसेस हैं वो है ये वाला, और एक पीछे वाला, और एक आगे वाला। ये इससे कनेक्टेड सरफेसेस हैं, ठीक है, वही है कि नहीं। तो वो पूछ रहा है, पहले वाला क्वेश्चन ये वाला पूछ रहा है कि व्हाट इज फ्लक्स थ्रू दीज सरफेसेस, इस तरह से। ओके, एक तो ये हो गया। फिर बाद में पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू अदर थ्री साइड्स। तो अदर थ्री साइड्स, एक तो ये है, एक ये है, और एक किधर है, ये वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे वाली। एक ये, एक ये, और दूसरी ये। तो ये अदर थ्री साइड्स होंगी, तो इनसे फ्लक्स कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो निकालते हैं इसको। तो इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करेंगे, कि ट्रिक ये है कि अगर क्यू इसके पॉइंट से, मतलब इस वाले पॉइंट से जस्ट अबव थोड़ा सा रखा है यहाँ पर, तो इस क्यूब का कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा होगा, इस सरफेस के अंदर। ठीक है, कितना पार्ट इसके अंदर आ रहा होगा वो निकालना है। ठीक है, ओके, तो करते हैं। तो आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये क्यूब है ना, इस क्यूब के चारों तरफ ऐसे ही और मतलब ये चार्ज है, इसके चारों तरफ ऐसे ही और क्यूब बनाए जा सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। तो मान लो ये वाला पहला क्यूब था, ये वाला पहला क्यूब था, ये पीछे वाला, ये पहला वाला क्यूब था, ये वाला। ठीक है, तो इसके एक आगे बन जाएगा, और एक इसकी इधर साइड में, और एक इसके पीछे, और ऐसे ही सेम ऊपर भी बन जाएंगे। तो जो इस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज कर लेंगे, इस चार्ज को, जो क्यू चार्ज है, मान लो ये क्यू चार्ज है, इस पूरे चार्ज को क्या कर लेंगे, ये क्लोज कर लेंगे। ठीक है, कितने सरफेसेस लगे हैं, मतलब कितने क्यूब लगे हैं इसको कवर करने के लिए। तो एक जरा, एक दो तीन चार, और चार ही नीचे हैं। तो टोटल 8 सरफेसेस लगे हैं, कितने, 8, सॉरी 8 क्यूब लगे हैं। कितने लगे हैं, 8 क्यूब्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि पार्ट ऑफ चार्ज फॉर 1 क्यूब इज, मतलब 8 क्यूब इसको शेयर कर रहे हैं, इस चार्ज क्यूब को। तो एक एक क्यूब, मान लो एक क्यूब जो पहले वाला था ना, पहले वाला जो ये था, तो पहले वाला जो पीछे वाला है ना, जो पीछे वाला, तो ये क्यूब, ये जो हाँ सरफेस है, मतलब ये वाला, सॉरी सॉरी सरफेस में, ये वाला क्यूब है, वो कितना इसको शेयर कर रहा होगा। तो वो शेयर कर रहा होगा इसको Q/8। तो इतने पार्ट को हर एक क्यूब शेयर कर रहा होगा। ओके, अब सब मिटा देते हैं हम, अब सब मिटा देते हैं। तो अब फिर से आपका सिनेरियो कुछ ये हो जाएगा। अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि ये सरफेस जो है, जो ये क्यूब है, ये इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कितना होगा, Q/8। इसके अंदर, अंदर मतलब इसके अंदर, मतलब इसके इनसाइड जो देखेंगे, इनसाइड जो पार्ट होगा क्यू का, वो कितना होगा, Q/8। ठीक है, ऐसे मान लो चार्ज काफ़ी बड़ा है, इस तरह से चार्ज है, मान लो ये बड़ा सा चार्ज है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से बड़ा चार्ज है। ठीक है, और जब ये ऐसे यहाँ पे रखा था, जब ये यहाँ पे रखा था, तो इसमें से सारे जो क्यूब होंगे, 8 क्यूब थे, उन 8 क्यूब में से ये वाला पूरा कैंस मतलब कट हो गया। तो जैसे आधा पार्ट, मतलब अपर हाफ, ये अपर हाफ, और ये अपर हाफ, लोअर हाफ, इसको आधा आधा ऐसे डिवाइड कर लेंगे। मान लो ये क्या क्या था, आपका क्यू था, तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा ये आधा आधा। अब नीचे मतलब नीचे कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो नीचे इस आधे का भी, नीचे लोअर पार्ट आधे का भी, इसमें से 4 टुकड़े और होंगे। तो एक ऐसे हो जाएगा, और एक बीच में से ऊपर से भी ऐसे कट होगा। ठीक है, ऊपर से देखोगे तो ऊपर से भी ऐसे कट हो रहा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे 8 इसमें से टुकड़े निकलेंगे। ठीक है, इस तरह से कट करने से इसमें से 8 टुकड़े निकलेंगे। उस 8 टुकड़े का एक हिस्सा जो होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है, ये वाला हिस्सा कितना होगा, 8 टुकड़े का एक हिस्सा होगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज का। ठीक है, तो अभी क्या सिनेरियो बन रहा है कि इस वाले सरफेस, अब मतलब पहले पूछा है कि इस सरफेस जो इसको ज्वाइन कर रहे हैं, जो Q/8 को ज्वाइन करेंगे, उस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा भाई। ये रहा।
ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है, ये एच है। ठीक है, तो जो सरफेसेस हैं इसको ज्वाइन करने वाले, इसको टच करने वाले, क्यू बाई एट को टच करने वाले सरफेस कौन कौन से हैं भाई? देखो पहले तो, एक तो ये है ए बी सी डी ए। ठीक है, एक हो गया सरफेस। दूसरा सरफेस है ए एफ जी बी ए, मतलब ये रहा ऊपर वाला, आगे वाला। ठीक है, अभी बचा ये, तो एक और बचा ए एफ ई डी ए। ठीक है, तो इन सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आपका परपेंडिकुलर होगा आपका एरिया वेक्टर से। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एरिया वेक्टर कैसे होगा आपका? ऐसे होगा। तो एरिया वेक्टर कैसा होगा इसका? एरिया वेक्टर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ही इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही होंगी, ऐसे जा रही होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे बाहर। ऐसे ही इस वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से जा रही होंगी इसको टच करते हुए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सॉरी एरिया वेक्टर कैसे होगा? ऐसे बाहर। ठीक है, तो इस केस में आपका फ्लक्स जो होगा फाई कितना हो जाएगा? जीरो, क्योंकि ई डॉट डी ए करेंगे, मतलब फाई इक्वल टू क्रॉस करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ई डॉट डी ए, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। ठीक है, अब बची साइड्स ये, एक साइड ये रही, एक मतलब एक पीछे वाली ये साइड, और एक साइड ये रही, और एक साइड ये रही। ठीक है, तो ये तीनों साइड जो होंगी ना, ये 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 तीनों साइड होंगी ना, ये सिमेट्रिकली चार्ज से दूर होंगी, मतलब चार्ज से सिमेट्रिकली दूर होंगी। ठीक है, तो जैसे इधर ए बाई टू गए तो ये साइड मिल गई, इधर ए मतलब सॉरी इधर ए डिस्टेंस गए, मतलब इधर ए डिस्टेंस गए तो ये साइड मिल गई। सेम इधर ए डिस्टेंस गए तो ये साइड मिल गई, और इधर ए डिस्टेंस गए तो ये साइड मिल गई, मतलब सिमेट्रिकली तीनों साइड क्या होंगी? सिमेट्रिकली सेम होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, तो जैसे साइड्स हैं जो डी ई सी एच ई, सॉरी डी ई एच सी डी, नीचे वाली। ठीक है, ऐसे ही ई एफ जी एच ई एंड बी सी एच जी बी। ठीक है, ये तीनों साइड है ना, सॉरी सॉरी ये साइड और ये साइड, दीज आर सिमेट्रिकल फॉर चार्ज क्यू बाई एट। ठीक है, तो क्यू बाई एट के लिए तीनों साइड्स होंगी जो, वो क्या होंगी? सिमेट्रिकल होंगी। ठीक है, तो पहली बात बताओ कि टोटल फ्लक्स जो होगा, टोटल फ्लक्स फाई वो कितना होगा? क्यू इनसाइड अपॉन एफ साइड नॉट। तो क्यू इनसाइड कितना है? क्यू अपॉन एट एफ साइड नॉट। ठीक है, अगर इनसे फ्लक्स जो है मान लो ये फाइव प्राइम है, मतलब पहली साइड से, मतलब इन साइड से वन टू थ्री साइड से सारी सिमेट्रिकल है, तो तीनों से फ्लक्स कितना होगा? सेम होगा। तो मान लो इनसे फ्लक्स निकलने वाला फाइव प्राइम है, फाइव प्राइम क्या है? इनसे निकलने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो फाइव प्राइम इन तीनों से निकलने वाला फ्लक्स है, अलग अलग, मतलब सब साइड से, एक से फाइव वन, दूसरे से फाइव प्राइम, दूसरे से तीसरे से भी फाइव प्राइम। ठीक है, तीनों से फाइव प्राइम है निकलने वाला फ्लक्स। तो फाइव प्राइम हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा, या फिर टोटल फ्लक्स बोल देंगे, थ्री फाइव प्राइम इक्वल टू, मतलब इसका फाइव प्राइम, इसका फाइव प्राइम, इसका फाइव प्राइम, क्योंकि सिमेट्रिकल है, तीनों से सेम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जा रहा होगा। ठीक है, तो तीनों से निकलने वाला फ्लक्स फाइव वन फाइव प्राइम, प्लस इस साइड से, इन साइड से भी निकलने वाला फ्लक्स, इन साइड से भी निकलने वाला फ्लक्स, इन साइड से भी निकलने वाला फ्लक्स, उसमें जोड़ेंगे जीरो, मतलब जीरो ही है ना, ये तो फ्लक्स जीरो ही है। तो ये सब मिला के फ्लक्स होगा आपका क्यू, मतलब सॉरी टोटल फ्लक्स के बराबर। तो एक साइड से निकलने वाला फ्लक्स हो जाएगा फाइव अपॉन थ्री, या फिर बोलें क्यू अपॉन 24 एफ साइन नॉट। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो प्लीज़ आस्क मी। ठीक है,
तो यहाँ पर हमने सिमेट्री से क्वेश्चन किया है, बाकी आप इंटीग्रेशन वाले मेथड से भी कर सकते हो कि यानी कि एक साइड से निकालना है, मान लो इस साइड से निकालना है आपको 5 प्राइम, तो यहाँ से एक इस पर छोटा सा एरिया एरिया डी ए लेके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा होगा और डी ए ऐसे होगा, दोनों के बीच एंगल मान लो थीटा है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे फॉर कंप्लीट दिस सरफेस, तो आपका जो फाई आएगा वो 5 प्राइम आएगा, जो इतना ही आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन मेथड से करके देखना किस तरह से आता है। ओके ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन हो गया है आपका, और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। तो क्वेश्चन है an infinitely long line charge having a uniform charge per unit length lambda lies a distance d from the point O as shown in figure. Determine the total flux through the surface of the sphere of radius r centered at origin resulting from this line charge. Consider both the cases where r is less than d and r is greater than d. ठीक है, तो इस तरह से सिनेरियो है कुछ कि एक सरफेस है ये, आई मीन एक क्या बोलते हैं इसको, स्फीयर है। ठीक है, ठीक है, आई मीन एक गॉसियन स्फीयर समझ लो, कुछ भी समझ लो इसको। ठीक है, तो पहला केस बोल रहा है कि अगर डी ये इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, तो पहला केस बोल रहा है आर इज ग्रेटर देन डी, सॉरी आर इज लेस देन डी। ठीक है, या फिर बोलूँ मैं डी इज ग्रेटर देन आर। ठीक है, तो इसकी रेडियस मान लो ये आर है और इससे डी डिस्टेंस दूर कोई लाइन चार्ज है, इस पर प्लस लैम्डा, प्लस मतलब प्लस लैम्डा के बराबर चार्ज है, प्लस लैम्डा लाइन चार्ज है। तो पहली बात बताओ कि इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा है, इससे निकलने वाला फ्लक्स पूछा है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है उससे फ्लक्स निकालते हैं ना। अब लाइन चार्ज तो बाहर रखा है, तो इसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं, तो इसके अंदर चार्ज होगा नहीं, तो पहले केस में आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि क्योंकि क्यू इनसाइड कितना है, जीरो, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। दूसरा केस बोल रहा है कि आर की वैल्यू ज़्यादा है डी से, तो अब डी कम हो जाएगा आर की वैल्यू से, तो आपका सिनेरियो कुछ ऐसे बनेगा। मान लो लाइन चार्ज इसके अंदर आ गया और इसके सेंटर से, ये सेंटर है और सेंटर से कितना डिस्टेंस दूर है, ये डी, और ये रेडियस कितनी है भाई इसकी, आर। ठीक है, अगर मान लो ये टोटल लेंथ इसकी, मान लो ये वाली लेंथ इसकी एक्स है, ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ इसकी एल एक्स है, ये वाली लाइन चार्ज की लेंथ एक्स, ये वाली एक्स है, तो ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं हम डी और आर से, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, मतलब ये कौन सा केस है, डी इज लेस देन आर, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसके अंदर इसका चार्ज जो होगा, इस पर चार्ज कितना होगा, प्लस लेमडा। ठीक है, लेमडा के बराबर चार्ज है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा, इसके अंदर जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज होगा, वो यही तो होगा ना, ये वाला। ठीक है, ये वाले वायर का टोटल चार्ज वो होगा आपका इनसाइड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई होगा, निकलने वाला फ्लक्स फाई होगा आपका, फाई होगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो रेड पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके अंदर है, स्फीयर के अंदर है, तो इसका जो चार्ज होगा वही क्यू इनसाइड होगा, तो क्यू इनसाइड हो जाएगा आपका कि लैम्डा टाइम्स इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ कितनी है एक्स, एक्स तो 2x के बराबर इसकी लेंथ है, 2x के बराबर लेंथ है और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इसके अंदर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू इसकी लेंथ टोटल 2x। ठीक है, तो लैम्डा इंटू 2x, ये हो जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो फाई हो जाएगा आपका क्यू इनसाइड अपॉन दिस, तो एप्सिलॉन 2 लैम्डा स्क्वायर रूट ऑफ डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया आपका फ्लक्स। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है ये वाला। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अपन क्या है।
तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, कि गॉस लॉ का एक्चुअल यूज क्या है। तो गॉस लॉ का एक्चुअल यूज है आपका फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है न्यूटन सॉरी गॉस लॉ सॉरी कूलाम्स लॉ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब कूलाम फोर्स अपॉन ई कर देते हैं तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। लेकिन गॉस ने एक अलग टेक्निक बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की। ठीक है, तो ओके, तो ये देखेंगे हम। तो पहला केस होगा फील्ड ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से किसी कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर चार्ज रखा है, या कंडक्टिंग स्फीयर पर चार्ज है, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से चेंज होता है। उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ये सब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। ओके, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, सब करेंगे। ठीक है, ओके गाइज, बाय। आज के लिए इतना ही, और आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अब वीडियो थोड़ा जल्दी जल्दी आएंगी। ओके गाइज, बाय बाय एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो आप प्लीज़ लिखना, 2025 के लिए तैयारी कर रहे हो तो लिखना जी 2025, एंड 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लिखना G2026। ओके, ओके गाइज, बाय, और लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।